नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। जी हाँ, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। साथ ही साथ विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा बाल विकास प्रैक्टिस सेट का, वहाँ पे सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्रोपरी है। बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 11 की बात करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप लोग भी कमेंट करके अपना स्कोर, अपना फीडबैक बता सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने या आपके फ्रीमैन ने दिया था? सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार आवर फैमिली पर। बात करेंगे बुद्धि के एकल घटक एकल अव्यय सिद्धांत की एक ही नाम आता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड बिने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक या एक अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करते रहें। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग ज्ञानी हैं, श्रवक व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपका फीडबैक क्या मिलेगा कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? देखिए, बहिर्मुखी के जो व्यक्ति और प्रकार होते हैं, हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के होते हैं। क्या होते हैं? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वे जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिकता से पूर्ण एवं उनका व्यवहार मित्रवत रहता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स से फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अतिमानव वह होता है जिसे, सभी लोग कमेंट करें, जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। जी हाँ, जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है वही सुपरस्टार या अतिमानव कहलाता है। चौथा प्रश्न है प्यारे मित्रों, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर। जी हाँ, जो व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए जो शब्द सहचर प्रयुक्त किया जाता है, तो सहचर परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में? सहचर परीक्षण विधि की बात करेंगे, सभी कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं, जब भी सहचर परीक्षण की बात की जाती है 1910 की बात करते हैं। जी हाँ, सन ऑफ 1910 की बात करेंगे। वर्ष 1910 में जुंग द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए सहचर परीक्षण विधि का निर्माण किया गया था। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लिया होगा। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें। जी हाँ, कमेंट बहुत कम आप लोग करते हैं। फीडबैक हर एक क्वेश्चन का दें, कोई डाउट नहीं है, कमेंट करेंगे। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस और आपके पास अनुभव मिलेगा और अभ्यास होता है दोस्तों। ठीक है। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे, लंबाई हो गया, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँख एवं बालों का रंग, इनमें विविधताएं होती है व्यक्ति में, हमारे और आप में। तो ये विविधता और तथा विचलन को क्या कहेंगे? भावात्मक अंतर कहेंगे, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। कमेंट करें, फीडबैक करें, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर, किसकी बात कर रहे हैं? ये बात करें भौतिक, फिजिकली की बात कर रहे हैं, भौतिक अंतर की बात करेंगे। सभी जानते हैं लंबाई, भार, त्वचा, पैर, आँखें, बालों का रंग की विविधता, जो विचलन होता है, ये भौतिक अंतर की इसमें संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपका फीडबैक क्या मिलता है। इनमें जो है किससे
घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता। यानी ऐसा घटक बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन में से कि इसका जो घटक का प्रभाव होगा वह शैक्षिक पिछड़ापन का उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो क्या वह परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर की बात कर रहे हैं, स्कूल विद्यालय की सोचनी शैक्षिक माहौल की बात कर रहे हैं, परिवार का पेशा की बात कर रहे हैं, या परिवार की सोचनी भावात्मक वातावरण की बात करेंगे। इनमें से किसके घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? सभी कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार की खराब स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्कूल विद्यालय की सोचनी शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार की सोचनी भावात्मक वातावरण। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जो परिवार का पेशा होता है, धंधा होता है, बिजनेस होता है, वह जो है ये घटक जो है, परिवार का पेशा एक घटक हो गया, ये घटक के प्रभाव से जो है शैक्षिक पिछड़ापन किसी भी बालक बालिका शिक्षार्थी का नहीं पड़ेगा। बाकी ए बी जो डी ए ऑप्शन है इनसे क्या है, शैक्षिक पिछड़ापन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन परिवार के पेशा से नहीं पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। सभी जानते हैं कि सबके उन्नयन से शैक्षणिक स्तर पर ऊपर उठता है तथा परिवार का पेशा बालक के शैक्षिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, और ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? यानी जो समान आयु के वर्ग से संबंध, यानी कि अगर 6 वर्ष के बच्चे हैं तो लगभग 6 वर्ष के बच्चे, यानी एक कक्षा के रहेंगे तो लगभग सभी समान वर्ग के बच्चे आ जाते हैं। तो सभी समान आयु वर्ग, देखिए वर्ग मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वर्ग संबंध से अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, और ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, अपवादी बालक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें। जी हाँ, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, क्या कहेंगे अब आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं पिछले बार रिपीट कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या दृष्टिगोचर होता है। ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर देखिए, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे, अटेंड करेंगे, अपना फीडबैक करेंगे। किस परिवार के बच्चे जो है अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं? धनी परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धनी परिवार के बच्चे जो बड़े परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए किस परिवार के वे बच्चे जो अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण और परिस्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेहपरक जो संज्ञा एवं क्या हो जाएगा, द्वितीय मनोवैज्ञानिक संज्ञा सम्मिलित होगा, उद्देश्यपरक संज्ञा सम्मिलित होगा, मानसिक संज्ञा सम्मिलित होगा, या अस्थायी संज्ञा शामिल है? तो बच्चों के समाजीकरण की 2 विधियों में एक स्नेहपरक और दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी आपकी हम बात करें उद्देश्यपरक संज्ञा आपका सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करेगा? यानी जो जीवन की शुरुआती अवधि होती है, समय होता है, बच्चा उसी के दौरान यदि भाषा को सीख लेता है तो बच्चा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, एक मूल पैतृक भाषाई भाषा निवासी की भ्रांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो जीवन की शुरुआती अवधि के समय दौरान अगर कोई बच्चा भाषा को सीख लेता है तो वह बच्चा एक मूल या पैतृक भाषाई भाषाज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर लेता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 से 3 वर्ष के आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने प्रतिशत में बढ़ता है? लगभग 50 से 100 तक में, 2 से 10 तक, 25 से 50 तक, 50 से 5 तक। देखिए 2 से 3 वर्ष की बात कर रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 वर्ष की आयु पर की बात कर रहे हैं। जब भी 2 से 3 वर्ष का कोई आयु के मध्य एक बच्चा है, उसकी भाषाई विकास दर में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो 2 से 10% तक हो सकती है। कितना हो जाएगा, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो 2 से 10%, अर्थात आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। क्योंकि सभी जानते हैं कि 2 से 3 वर्ष आयु के बच्चे में किसी बच्चे की भाषा का शब्दकोश भंडार लगभग 100 के आसपास होता है तथा प्रतिवर्ष 2 से 10% यहाँ पे बढ़ता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या दिया जा रहा है स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। 12th नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या यौवन अवस्था में। सभी कमेंट करें। और ऐसा आपको पता है एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मानवों और मनुष्यों में विकास की सबसे जो तीव्र गति की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। 12 से 18 वर्ष का जो स्टेज होता है, ठीक है, मानव मनुष्यों का विकास का सबसे तीव्र गति होता है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में भी रहता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है। आई थिंक लगता है कुछ मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दिया दोस्तों, सीफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास में क्या होता है, सिर से पाँव की ओर होता है, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती दूरस्थ अंगों तक होता है, पाँव से सिर की ओर होता है, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक होता है। तो सीफेलोकॉडल जो प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार है कि शारीरिक विकास कैसे होता है, हम बात करें सिर से पाँव की तरफ। किसकी बात करें, सभी कमेंट करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर से पाँव की तरफ बात कर रहे हैं, सिर से लेके बिल्कुल पाँव तक की बात कर रहे हैं, अर्थात ए ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फीडबैक जरूर करें। अपना स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कितना है, 30 आप में से जरूर कमेंट करें। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुए, कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन, तो आई थिंक सभी से सॉरी है, हो सकता है कुछ मिस ट्रेंडिंग हो गई है PDF फाइल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं। यानी गर्भधारण से लेके शिशु के जन्म, जब बच्चा, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट पर गर्भधारण कर लेता है और ठीक है, इसके बाद क्या है, जन्म के समय की बात कर रहे हैं, जन्म अवस्था तक जो बच्चा है उसके अवधि को क्या कहते हैं। किशोरावस्था, शैशव, शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता की बात करते हैं। सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर हम सी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी गृहिणी को पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गर्भधारण शिशु के जन्म की अवधि को यहाँ के क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल की अवस्था कहते हैं। और इसकी अवधि लगभग 280 दिन या 9 महीने 10 दिन भी हो सकती है। तो इतना आई थिंक आप लोग समझते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है, क्या कहलाता है। संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार मूर्त अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे जी द्वारा जो परिभाषित यहाँ पे चरण दिए गए हैं, आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु अपनी संवेदना, विकास एवं विवेक गतिविधि का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ करती है, वह संवेदी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो संवेदी गामक अवस्था को संवेदी मोटर अवस्था भी कहते हैं, सभी ध्यान दें। संवेदी मोटर या संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। संचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह होती है 2 से 7 वर्ष तक। और आपकी साकार या मूर्त अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 11 वर्ष से आगे तक। तो जीन पियाजे जी ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा। प्रथम स्तर जिसे हम संवेदी गामक अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं, जैसे हमने पहले ही आपको बता दिया है सारी डिटेल के साथ। और इसमें क्या होता है, अपनी बालक जो है अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके टीटी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ध्यानपूर्वक इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। हर एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया आइसेंक ने किया, स्किनर ने किया, हार्टमैन रोरसा ने किया या जीन पियाजे जी। तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है दोस्तों,
जो व्यक्ति ने इस मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया वह आपके हार्टमैन रोरसा की बात करेंगे। जी हाँ, रोरसादाही परीक्षण का आविष्कार हार्टमैन रोरसा के द्वारा किया गया और यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक विधि है। तो रोरसा शाही धब्बा परीक्षण किसके लिए यह परीक्षण है? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए एक विधि है। प्रश्न आ सकता है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक विधि कौन सी है? तो वह है रोरसा शाही धब्बा परीक्षा और इसका आविष्कार हार्टमैन रोरसा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। बहुबुद्ध का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी, विने, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी कमेंट करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुबुद्ध के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, एक ही नाम आता है, हम गार्डनर की बात कर रहे हैं, बहुबुद्ध गार्डनर। बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक और आनुवंशिकता की बात करेंगे। देखिए, जो अनेक उत्तरदायी बुद्धि के लिए, परिवेश, बालक का परिवेश उसके बुद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, शिक्षा होता है, बुद्धि स्तर होता है, सामाजिक होता है और आनुवंशिकता की बात करते हैं। ये सभी आपके रीजन होते हैं, कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के वातावरण, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? समझिएगा प्रश्न को। अपने आसपास के वातावरण, इन्वायरमेंट, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाना, ढालना, उसकी क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले आपके मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी, थॉर्नडाइक या हार्वर्ड गार्डनर हैं। तो एक ही जवाब आता है, हम बात करें जीन पियाजे जी की। जब भी वातावरण के माहौल, सामंजस्य ढालने की बात की जाए, संबंध जोड़ने की बात की जाए, आपके मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वस्तुतः क्या होता है, जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतर्क्रिया होती है और जीन पियाजे जी ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्धि के संबंध में जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, जीन पियाजे जी। आपका कमेंट जीन पियाजे जी होना चाहिए। आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाइए, सारे प्लेलिस्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। 8 से 10 आपके वीडियोज मिलेंगे, वहाँ पे जाइए, हर एक मनोवैज्ञानिक को चैप्टर वाइज मिलेगा, विथ क्वेश्चन, विथ डिटेल के साथ, विथ ट्रिक के साथ मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, हर एक क्लास अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? जी हाँ, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, सभी लोग जानते हैं। एक होता है मुख्य नियम, मुख्य नियम के 3 हैं, एक तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। दूसरा नियम गौड़ नियम है, जो गौड़ नियम के 5 प्रकार हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता के सिद्धांत के तत्व वर्ग के तहत पर, या ज्ञानात्मक सिद्धांत वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत वर्ग के तहत किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत दोस्तों, हम बात करें व्यवहारिकता के सिद्धांत के वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। जी हाँ, थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है, अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के लिए नियमों को संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण, यह हम बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करें। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों को संदर्भित भाषा का घटक ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? हम बात कर रहे हैं यौन ग्रंथ की बात कर रहे हैं, थायराइड ग्रंथ की बात कर रहे हैं, मूत्र ग्रंथ की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? भाई कौन सी ग्रंथि है? एक ही नाम आता है, इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। देखो, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली सभी लोग जानते हैं क्या हो सकती है, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और किसी भी ग्रंथ के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह स्वयं नियंत्रित है, क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि है और यह स्वयं नियंत्रित है। क्या है?
स्वनियंत्रित है, इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, ये स्वयं नियंत्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की बात करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर डाउट क्लियर करना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। और टारगेट सीडीपी में, बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 ऑफ 30 लाना है, 20+5 से कम लाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शेडोपरी है, 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। इनमें से कौन सी प्रकृति जो है भावात्मक विकास से संबंध नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, तो भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। यह भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। तो ऐसी प्रकृति जो भावात्मक विकास से संबंधित नहीं। देखिए, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, तो ये जो आपके भावात्मक विकास से संबंधित नहीं होगा। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम 30वां प्रश्न जान लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, या उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर। तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सभी कमेंट करें। देखिए, कोई भी शिशु का जो सामाजिक विकास होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर भी निर्भर करता है, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर भी करता है, उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी करता है। एक शिशु होता है वो अच्छे से पुकारते हैं, ठीक है, एक प्यार, एक स्नेह होता है, लव होता है, ठीक है। तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है? सभी कमेंट करें, फीडबैक करें और इसी तरह प्रैक्टिस अटेंड करते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लासेज, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।